हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। तो हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 25 जून। वीडियो के संबंध में यदि कोई क्वेरी डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी तरीके। पेज नंबर पर न्यूज़ है, ये बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर की। तो यहाँ बता रहे हैं बर्फ़ पिघलने के आसार हैं, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में आपको पता है 370 जब से वहाँ पे हटाया है जम्मू एंड कश्मीर में, तब से वहाँ पर कोई सरकार एक्टिवली काम नहीं करी। राज्यपाल का वहाँ पे प्रॉपर शासन चल रहा था, आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। तो अभी सर्वदलीय बैठक बुलाई है पीएम साहब ने, वहाँ पे कई सारी पार्टीज़ के मेंबर को बुलाया गया जम्मू कश्मीर से। तो ये बात की जा रही है कि मिटेगी दिल्ली की दूरी, चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में होगा परिसीमन। ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर से यहाँ पे बहाल की जाएंगी ये जो व्यवस्था है इलेक्शन की, तो ये बात की जा रही है। तो इसके बारे में देखेंगे क्या होता है डीलिमिटेशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। तो डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है ये, इससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ यहाँ पे बता दूं। तो जम्मू कश्मीर का बाइफिकेशन किया गया था, आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को यूनियन टेरिटरीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, यानी कि दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। किसको? जम्मू कश्मीर को तोड़ करके, ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे। अब इसका डीलिमिटेशन किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे अब इनको इलेक्शन कराने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इलेक्शन करा रहे हैं, तो उनको बाउंड्री सेट की जाएंगी कि ये बाउंड्री इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की है, ये बाउंड्री इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। इसको बोलते हैं डीलिमिटेशन, यानी कि लिमिट सेट कर देना उनकी कि कौन सा प्रतिनिधि किस एरिया से इलेक्ट होकर के आएगा, कितनी पॉपुलेशन है, कौन सा वो एरिया है, उसकी ज्योग्राफी क्या है। तो ये सारा काम इसके द्वारा किया जाता है डीलिमिटेशन एक्ट के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब ये कैसे काम करता है डीलिमिटेशन, ये यहाँ पे बताया गया है। तो अनुच्छेद 82 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीलिमिटेशन के बारे में बात करता है 82। तो ये बात करता है पार्लियामेंट इनेक्ट्स अ डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। हर सेंसस के बाद में पार्लियामेंट यहाँ पे डीलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करती है। तो 82 का संबंध है यहाँ पे, जो सांसद के जो इलेक्शन होते हैं उनसे संबंधित डीलिमिटेशन है। और आर्टिकल 170 ये बात करता है स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता है, इसके संबंध में डीलिमिटेशन की बात करता है आर्टिकल 170। दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं 82 और 170। तो ये बात की जा रही है कि डीलिमिटेशन किन आर्टिकल के तहत दिया गया है, ये बात हो गई डीलिमिटेशन के बारे में। क्या है डीलिमिटेशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे काम करता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि वंस द एक्ट इज इन्फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप डीलिमिटेशन कमीशन। तो यहाँ पे डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है इस एक्ट के द्वारा। ये जो आर्टिकल में इनकी बात की गई है, अब इसके लिए डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। तो अब बात की गई है फर्स्ट डीलिमिटेशन मतलब कब बनाया गया था। पहला डीलिमिटेशन आयोग बता रहे हैं यहाँ पे, इनको प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है विद दी हेल्प ऑफ द इलेक्शन कमीशन, यानी कि इलेक्शन कमीशन की हेल्प लेते हुए, यानी कि उनकी सहायता लेते हुए पहला बनाया गया था। यहाँ पे डीलिमिटेशन किया गया था 1950 और 51 में बात की गई है। तो द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट सबसे पहले 1952 में इनेक्ट हुआ था, यानी कि 1951 में आया था और इसे लागू कर दिया 1952 में। यहाँ बताया जा रहा है परिसीमन आयोग हैव बीन सेट अप 4 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पता होना चाहिए। 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है यहाँ पे, 1952, 1963, 1973 और 2002। तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है, इनके बारे में पूछे गए सवाल प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कब कब सेटअप किए गए हैं। 4 बार हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंडर दी एक्ट, ये इनके लिए एक्ट लाए गए थे 1952, 1962, 72, 2002। मतलब इन एक्ट के बेसिस पर ये डीलिमिटेशन कमीशन सेट किए गए थे। 1952 का एक्ट था 1952 में, 1962 का एक्ट था, फिर 1963 में लाया गया आयोग। इसी प्रकार से 1972 तो 1973 में ये आयोग बनाया गया। तो ये पूरा का पूरा इनका सीरीज चला है यहाँ पे। देयर वॉज नो डीलिमिटेशन आफ्टर द 1981 और 1991, यानी कि 1981 और 1991 की सेंसस के बाद अभी तक कोई डीलिमिटेशन नहीं किया गया है। आपको पता होगा अभी जो हमारे यहाँ परिसीमन आयोग आधार लेता है पॉपुलेशन का, वो लेता है 1971 की जनगणना, यानी कि 1971 की जो जनसंख्या थी भारत के अंदर, उसके बेसिस पे डीलिमिटेशन अभी तक भारत में काम कर रहा है और ये बदला जाएगा 2026 में। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, पता होना चाहिए आपको, यानी कि 2026 में परिसीमन का गठन होगा, वो अपना यहाँ पे काम करेगा कि किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि सांसद की संख्या बढ़ जाएगी। आपको पता है अभी विस्टा जो प्रोजेक्ट है इसीलिए बनाया जा रहा है, नया संसद भवन बनाया जा रहा है जिससे कि और ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाई जा सके वहाँ पे सांसदों के बैठने की। इसी प्रकार से स्टेट्स के अंदर भी कई सारे जो MLAs हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी 2026 के बाद में, क्योंकि
ये डीलिमिटेशन किया जाएगा 2026 के बाद में। अभी तक 1971 की जनसंख्या यहाँ पे आधार बना हुआ है, तो ये सारी की सारी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं परिसीमन कमीशन की बात की गई है, तो डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन इसको अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है कि इलेक्शन कमीशन के सहयोग के साथ ये काम करता है परिसीमन आयोग। इसका कॉम्पोजिशन आप देख सकते हैं, रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी इसके अंदर होते हैं। तो ये इसके बारे में भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि डीलिमिटेशन आयोग में कौन कौन होते हैं। तो इसको हेड करते हैं रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ये इसको हेड करते हैं परिसीमन आयोग को। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं परिसीमन आयोग के बारे में चीज़ें। तो यहाँ पर डिस्कशन किया है, ये पूरी की पूरी न्यूज़ इसी के संबंध में है। ये बात की जा रही है कि राजस्थान के अंदर और जितने भी सभी राज्य हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है कि सभी राज्य बोर्ड 31 जुलाई तक मूल्यांकन नीति के अनुसार अपना रिजल्ट जारी करें। तो ये बात की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो राजस्थान में भी अब 45 दिन से पहले जारी करना होगा परिणाम, ये बात यहाँ पे की गई है इस डेडलाइन के अनुसार। तो इसके संबंध में मैंने 10th क्लास के अंदर RBSC के जो 10th क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए क्या फॉर्मूला सेट किया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने उनके लिए क्या फॉर्मूला सेट किया है, कैसे फॉर्मूला काम करेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आज ही अपलोड की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप साइड में देख सकते हैं कॉर्नर में आपको लिंक मिल जाएगी। यदि कोई इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी, फॉर्मूला कैसे काम करेगा, RBSC 10th क्लास के लिए किस प्रकार से ये सेट किया गया फॉर्मूला, तो आप जा करके देख सकते हैं यदि आप इच्छुक हैं जानने के इसके बारे में। ये बात की जा रही है थाईलैंड की, तो आपको पता होगा थाईलैंड के अंदर लोकतंत्र आपको पता है खतरे में है, तकरीबन 1 वर्ष इसको होने को आया है लोकतंत्र को। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि लोकतंत्र समर्थकों का सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन है। तो आपको पता है थाईलैंड के बारे में नाम आप सुनते होंगे, आंग सान सू की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लीडर हैं जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है और इनको कई वर्षों तक जेल के अंदर भी रहना पड़ा था। यही लोकतंत्र के कारण इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। मुझे कमेंट में बताइए कि इनको नोबेल प्राइज़ किस वर्ष दिया गया था, ये मुझे कमेंट उसमें कमेंट करके बताइए। तो थाईलैंड के बारे में बात की जा रही है, यहाँ बता रहे हैं कि थाईलैंड में पूरी तरह से राजतंत्र खत्म होने की सालगिरह पर राजधानी बैंकॉक में गुरुवार को लोकतंत्र समर्थक सड़कों पर उतरे हैं। यहाँ पे उन्होंने सरकार के सत्ता छोड़ने, संविधान में संशोधन करने और शासन की अधिक जवाबदेही तय करने की मांग दोहराई है। प्रदर्शन के दौरान लोकतंत्र समर्थक मोबाइल से रोशनी करते हुए दिखे हैं। तो ये सरकार के खिलाफ वहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है, ये सारी की सारी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। तो आपको पता होना चाहिए थाईलैंड के बारे में, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस प्रकार की चीज़ें कि डेमोक्रेसी जब मतलब कहीं भी जो उसको डेंजर होता है किसी कंट्री के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं न्यूज़ में चर्चा में रहती है, तो उसके संबंध में प्रश्न बन सकते हैं। ये यहाँ पे बात की जा रही है कि 24 घंटे में बंद हो जाएगा आपका फेक अकाउंट। किसके बारे में बात की जा रही है? फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे जो सोशल मीडिया है वहाँ पे कई सारे ऐसे फेक अकाउंट निकल के आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ठगी करने का काम करते हैं, साइबर क्राइम को अंजाम देने का काम करते हैं। तो उनके बारे में ये बात की गई है कि प्लेटफॉर्म को कोई यूज़र अपना फेक अकाउंट बनाए जाने की शिकायत करता है तो प्लेटफॉर्म को 24 घंटे में अकाउंट बंद करना होगा। केंद्र सरकार ने नए IT नियमों के तहत यह यहाँ पे प्रोविज़न डाला हुआ है, तो ये अब नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं फेक जो अकाउंट है उन पर अंकुश लगाने की बात की जा रही है। दूसरी यहाँ पे न्यूज़ है कि जबरन टीका मूल अधिकार का विरुद्ध है यहाँ पे, यानी कि किसी को आप वैक्सीन की जो बात की जा रही है, जबरदस्ती आप किसी को नहीं दे सकते हो, ये उसके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। आर्टिकल 21 जीवन जीने का जो अधिकार देता है, बहुत ही व्यापक एक आर्टिकल है ये, तो उसी के आधार पर यह बात बोली गई है। बात की जा रही है शिलोंग की यहाँ पे, तो यहाँ बात की है हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया है। वहाँ पे मेघालय हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में अधिकारियों ने दुकानदारों के लिए वैक्सीन अनिवार्यता का आदेश दे दिया है, जो कि उनके मूल अधिकारों के बिल्कुल ही विरुद्ध है। तो ये बात की गई है इस न्यूज़ के द्वारा कि आप किसी को ज़बरदस्ती वैक्सीन नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की हाईकोर्ट के द्वारा टिप्पणी यहाँ पे की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ राजस्थान के लिए जो रीट की परीक्षा को लेकर और कॉलेज व्याख्याता की परीक्षा को लेकर जो असमंजस बना हुआ था, तो अब क्लियर हो गया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि रीट के दिन 26 सितंबर को कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा अब नहीं होगी, इसे टाल दिया गया है। तो RPSC ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है यहाँ पे। तो अब आपको रीट की परीक्षार्थी जो भी उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने समय पर तैयारी करते रहिए और टाइमली आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। बस आप जुटे रहिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए।
ये बात की जा रही है एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। तो ये बात की गई है प्रदेश के एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की। तो जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है। राज्य सरकार का दावा है कि राज्य स्तर पर टोटल जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होने की दृष्टि से राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ये बात की गई है। कोविड-19 की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कहीं ना कहीं ये मतलब कि इसमें हेल्प करेगा कोविड-19 को कैसे और रोका जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इसमें कहीं ना कहीं मदद करने का काम करेगा। तो बात की जा रही है जीनोम सीक्वेंसिंग की। क्या है जीनोम सीक्वेंसिंग? इज फिगरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का जो ऑर्डर है उसको यहाँ पे पता करने की एक ये सीक्वेंसिंग यहाँ पे की जाती है। मतलब जो तकनीक है ये, तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड्स जो हैं, ऑर्डर ऑफ डीएनए न्यूक्लियोइड्स, उनके बारे में पता करने का काम किया जाता है। और बेस इन अ जीनोम द ऑर्डर ऑफ एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। तो ये जो चार हैं इनके ऑर्डर के बारे में यहाँ पे बात की जाती है, इनकी स्टडी की जाती है। दैट मेक अप एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए, जो कि डीएनए को बनाने का काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट घटक हैं एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे आरएनए के घटक भी बताइए मेरे को। आरएनए के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं ये मुझे बताइए। डीएनए के यहाँ पे ये तो यहाँ बताया जा रहा है ह्यूमन जीनोम की। इट इज़ मेड अप टू 23 क्रोमोसोम पेयर्स, यानी कि 23 जो क्रोमोसोम पेयर्स हैं उनसे मिलकर के बना है जीनोम, विद अ टोटल ऑफ अबाउट 3 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स। यानी कि डीएनए के तो कई सारे आपको पता है कितने बहुत सारे सूक्ष्म ये पेयर्स होते हैं, सूक्ष्म एक चीज़ें होती हैं ये डीएनए। तो 3 बिलियन आपको पता है, बड़ा एक नंबर होता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन 23 क्रोमोसोम्स होते हैं पेयर, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 46 होते हैं यहाँ पे। दे आर 24 डिस्टिंक्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स प्लस द सेक्स डिटर्मिनिंग एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। तो दो यहाँ पे होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम्स, और 22 यहाँ पे ये होते हैं। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इस प्रकार से इनका कॉम्पोजिशन 23 का निकल के आता है। तो ये साइंस के अंदर इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे बात की जा रही है सावित्री माता मंदिर की। तो ये अजमेर की बात की जा रही है। यहाँ पे सावित्री माता जो हैं ये ब्रह्मा जी की पत्नी हैं। इनका यहाँ पे जो बात की जा रही है ज्येष्ठ पूर्णिमा पर सैकड़ों ने पुष्कर सरोवर में डुबकी लगाई है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि सावित्री माता का जो मंदिर है यह किस पहाड़ी पर स्थित है अजमेर के अंदर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ बात की जा रही है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया पर बढ़ रहा है सरकारों का दबाव। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है नाइजीरिया का। तो नाइजीरिया लगा चुका है ट्विटर पे यहाँ पे रोक। और इसके अलावा एक ऐप है ऐसे ही सोशल मीडिया जो ऐप, तो वो है कू। ये भारत का एक ऐप है। तो इसके बारे में संभावना ये बताई जा रही है कि हो सकता है कि इसके प्रयोग को मंजूरी मिल जाए नाइजीरिया के अंदर। यदि ट्विटर को वहाँ पर रोक लगाई गई है तो इसका एक ऑप्शन हो सकता है, कू के लिए एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। कू के बारे में याद रखिएगा, भारतीय ऐप है ये। कू एक सोशल मीडिया ऐप है, इसी प्रकार का डेवलप किया है ये। तो नाइजीरिया सरकार ने हाल ही में ट्विटर पर रोक लगा दी है। सरकार के फैसले की नाइजीरिया के लोगों ने काफ़ी आलोचना की है। लोग राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। ट्विटर ने राष्ट्रपति के उस ट्वीट को हटा दिया था जिसमें कहा गया था कि अलगाववादियों के साथ उसी तरह का बर्ताव होगा जैसी भाषा उन्हें समझ में आती है। तो नाइजीरिया का यह प्रतिबंध अमेरिकी सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए भी चेतावनी होनी चाहिए। यूएस स्थित ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया दिग्गजों पर लगाम के प्रयास दुनिया भर में लोकतांत्रिक स्वतंत्रता को भी बाधित करते हैं। तो इस प्रकार की बात यहाँ पे की जा रही है। तो नाइजीरिया ने इस प्रकार का कदम लिया है। भारत में भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि 26 मई से नई गाइडलाइन जारी की गई हैं आईटी के लिए, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनके लिए। तो आपको पता है काफ़ी टकराव देखने को मिल रहा है ट्विटर के बीच और भारत सरकार के बीच, फेसबुक के बीच। तो नई गाइडलाइन जारी की हैं, तो इनको लेकर के भी हो सकता है कुछ आने वाले समय भारत में इस प्रकार का विरोध प्रदर्शन देखा जाए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ घटक है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसी के बारे में पूरा का पूरा ये एडिटोरियल लिखा गया है महेश शर्मा जी के द्वारा कि सोशल मीडिया किस प्रकार से सरकारों के ऊपर दबाव बन रहा है इन चीज़ों को लेकर के, और सरकार किस प्रकार से एक्शन ले रही है। ये जो प्लेटफॉर्म है किस प्रकार से उनका दुरुपयोग भी किया जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बड़े लेवल के प्लेटफॉर्म हो चुके हैं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एक और। तो यहाँ अभी रिलायंस की एजीएम हुई है, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग हुई है यहाँ पे 44वीं। तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। सबसे सस्ता स्मार्टफोन लाने की बात यहाँ पे की गई है। एक तो ये बात की गई है, जियो और गूगल इसको साथ लेकर के आएंगे, और ग्रीन एनर्जी पर
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है रिलायंस के द्वारा। सऊदी अरामको, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ की कंपनी है। सऊदी अरामको के साथ मिलकर के रिलायंस यहाँ पे डील करने वाली है। तो ये सऊदी अरब की एक कंपनी है सऊदी अरामको। तो यहाँ बात की गई है सऊदी अरब की सऊदी अरामको के साथ रिलायंस की डील पक्की हो गई है। करार के तहत अरामको रिलायंस में $1500 करोड़ का निवेश करेगी। अरामको के चेयरमैन वासिर अल रुमायन रिलायंस के स्वतंत्र निदेशक बनाए गए हैं। अंबानी ने बताया कि कंपनी अब ग्रीन और क्लीन एनर्जी क्षेत्र में अगले 3 साल में 60,000 करोड़ का निवेश करने वाली है, यानी कि बहुत बड़ा निवेश होने वाला है। ग्रीन और क्लीन एनर्जी में सरकार भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है क्षेत्र पे। आपको पता होगा एमिशन को कम करने की जो बात की जा रही है, कार्बन एमिशन को, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट सेक्टर अभी हो गया है। तो आने वाले समय में चीज़ें देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और 5G फ़ोन की भी यहाँ पे बात की गई है कि किस प्रकार से सस्ता फ़ोन निकाल के लेकर आएंगे। 4G फ़ोन की बात यहाँ पे की गई है। तो ये कुछ डिसीजन लिए गए हैं रिलायंस की AGM में, देख सकते हैं। ये है मुकेश अंबानी और ये है इनकी पत्नी नीता अंबानी जी। तो ये अभी बैठक जो ये इनकी यहाँ बताया गया है कि 5.40 लाख करोड़ की कुल आय रही है कंपनी की और 53,000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमाया इस बार कंपनी ने। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यहाँ बात की जा रही है ओलंपिक की। तो लहरों का करतब दिखेगा, रफ्तार का रोमांच। तो बात की जा रही है इस बार जो ओलंपिक होने वाले हैं जापान देश के अंदर, वहाँ पे एक एडवेंचर स्पोर्ट को भी शामिल किया है। इसका नाम है सर्फिंग। ओलंपिक में जिन खेलों को पहली बार शामिल किया गया है उनमें एडवेंचर स्पोर्ट सर्फिंग भी शामिल है। तो ये लहरों के ऊपर इस प्रकार से आपने देखा होगा कभी कभी ये इस प्रकार के कंपटीशन होते हैं लहरों के ऊपर, लहरों के साथ इस प्रकार से स्पीड जैसे रेस जैसी लगती हुई में आपको दिखती होगी। तो इस प्रकार के स्पोर्ट को भी इस बार शामिल किया गया है ओलंपिक के अंदर। तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि सर्फिंग को भी शामिल किया गया है ओलंपिक खेलों में, पहली बार ये किया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ बात की जा रही है SCO मीटिंग की। SCO मीटिंग है यहाँ पे संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये बात की जा रही है। तो आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा है भारत के द्वारा। ये हैं अजीत डोभाल साहब जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं भारत के। तो ये अभी यहाँ पे शामिल हुए थे। SCO की जो मीटिंग यहाँ पे हुई है तो इसके अंदर 8 देश हैं, आप देख सकते हैं। ये 8 देश आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 8 के 8 देश। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये हैं भारत के PM नरेंद्र मोदी साहब यहाँ पे दिखाए गए हैं ये। और ये रशिया के 2 बड़े दिग्गज यहाँ पे शामिल हैं। ये चाइना हो गया फिर। तो 3 बड़े दिग्गज इसके अंदर शामिल हैं और 5 अन्य देश भी यहाँ पे शामिल हैं। तो इनके नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और मुझे कमेंट करके बताइए कि SCO की स्थापना कब हुई थी, यानी कब ये संगठन बनाया गया था। इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताइए, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। ये बात की जा रही है लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप में अभी एक मामला सामने आया। तो यहाँ पे ये है आयशा सुल्ताना, ये फिल्म डायरेक्टर हैं, मूवी बनाने का काम करती हैं। इनका संबंध है लक्षद्वीप से। तो इन्होंने कुछ केंद्र सरकार के ऊपर एक ऐसा कमेंट कर दिया कि जिसके कारण इनकी तगड़ी खिंचाई यहाँ पे कर दी गई। इनके ऊपर केस लगा दिया गया। कौन सा? सेडिशन चार्जेज जो है यहाँ पे सेक्शन 124A का प्रयोग किया गया, जो कि आपको पता है देशद्रोह की बात करता है। IPC का सेक्शन है 124A। तो यहाँ पे इन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि केंद्र ने लक्षद्वीप के लोगों के खिलाफ जैविक हथियारों का प्रयोग किया है। जैविक हथियार ये कोट कर रही हैं कोरोना वायरस को यहाँ पे, कि यहाँ पे लक्षद्वीप के अंदर इस प्रकार की सख्ती नहीं दर्शाई गई, लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। और ये जैविक हथियार यानी कि जो बायो वेपन्स हैं उनकी तरफ इनका इशारा था। हालांकि बाद में इन्होंने अपने द्वारा माफ़ी भी मांगी गई है इनके द्वारा, लेकिन इनके ऊपर ये 124A का चार्ज यहाँ पे लगाया गया। आपको पता होगा लक्षद्वीप काफ़ी दिनों से चर्चा में है। वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ के प्रशासक हैं, उनकी तानाशाही के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से ये काफ़ी न्यूज में रहता है लक्षद्वीप। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि सबसे कम जनसंख्या है। जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत के अंदर, सबसे कम जनसंख्या है लक्षद्वीप के अंदर। मेरा यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि लक्षद्वीप के अंदर कितने आइलैंड हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।